हे एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। तो आज से हम सिंगल टॉपिक्स का सीरीज शुरू करने वाले हैं और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। यूजीसी में जितने सारे यूजीसी नेट एजुकेशन में जितने सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है, एजुकेशनल फिलोसफी का, साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड इन दिस सीरीज वन बाय वन। ठीक है, तो इसमें आपको हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा, आपका एमएईटी का भी और पीजीडीटी के जो बच्चे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, उसके भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर करे जाएंगे, मैनेजमेंट का भी कवर करा जाएगा, सारे ऑप्शनल का भी यहाँ पे कवर करा जाएगा, क्योंकि आपको पता है सारे के सारे ऑप्शनल्स जो हैं वो आपके यूजीसी नेट में सेपरेटली आते हैं। ठीक है, उसके भी सेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके भी टॉपिक्स यहाँ पे हम करने वाले हैं, पर वन बाय वन एक एक सिंगल टॉपिक को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एजुकेशनल फिलोसफी से। तो एजुकेशनल फिलोसफी में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो ऑर्थोडॉक्स एंड अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ एजुकेशन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, उतना आपका मेजर पोर्शंस हैं जो यूजीसी नेट में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में भी आपका पूछा जाता है और आपके जो भी एकेडमिक एग्जामिनेशंस हैं एमएड वगैरह का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज सांख्य फिलोसफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सांख्य फिलोसफी का जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। हमें यहाँ पे समझना है कि सांख्य रियलिटी, ह्यूमन बीइंग, नॉलेज, सफरिंग, लिबरेशन और एजुकेशन को किस तरह से, कौन से नज़रिए से देखता है। ठीक है, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी हर चीज़ का हम यहाँ पे कवर करते जाएंगे। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहले आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक से तरीके से मैंने यहाँ पे ब्रांचिंग कर रखा है। तो सांख्य इंडियन फिलोसफी की एक आस्तिक स्कूल है। ठीक है, आस्तिक स्कूल का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। ट्रेडिशनली इसका जो एसोसिएशन है इसको हम सेज कपिला के साथ करते हैं। ठीक है, सेज कपिला के साथ ये एसोसिएटेड यहाँ पे होता है। ठीक है, सेज कपिला के साथ ये एसोसिएट होता है और सेज कपिला को इसका फाउंडर माना जाता है। फाइन। पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं आस्तिक फिलोसफी की, आस्तिक या ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी की, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये गॉड पे बिलीव करते हैं। गॉड पे बिलीव करना नहीं करना इससे कोई मतलब नहीं है। ये बिलीव करते हैं वैदिक अथॉरिटी को, वेदास में जो चीज़ें लिखा गया है उसके ऊपर ये बेस्ड ऑन है। ठीक है, तो सांख्य एक आस्तिक स्कूल है, लेकिन यहाँ पे क्लासिकल सांख्य में ईश्वर को क्रिएशन या इवोल्यूशन एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे नेसेसरी नहीं माना जाता है। ठीक है, सांख्य का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पे कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, उसका डुअलिज्म है। डुअलिज्म या फिर कह लीजिए डुअलिस्टिक रियलिज्म। ठीक है, डुअलिस्टिक रियलिज्म। डुअलिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, पुरुष और प्रकृति। तो दो चीज़ें यहाँ पे निकल के आते हैं, पुरुष और प्रकृति। आप इस तरह से आपका नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, पुरुष और प्रकृति दो फंडामेंटल अल्टीमेट प्रिंसिपल्स आप कह सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम सांख्य को डुअलिस्टिक रियलिज्म भी यहाँ पे कहते हैं। तो अब दोनों को सेपरेटली भी समझना जरूरी है। ठीक है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। ठीक है, तो पुरुष और प्रकृति ये दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्रकृति, पुरुष को हम जनरली प्योर कॉन्शियसनेस यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, प्योर कॉन्शियसनेस। और वहीं पे हम कह सकते हैं कि ये स्पिरिट है या कॉन्शियस सेल्फ है। ठीक है, कॉन्शियस सेल्फ के रूप में हम यहाँ पे इसको समझते हैं पुरुष को। तो पुरुष यहाँ पे इटर्नल है, ये प्योर कॉन्शियसनेस है, कह सकते हैं एक अनचेंजिंग, ये है, ये अनचेंजिंग है, इनएक्टिव होता है पुरुष। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट भी होता है। फाइन, इंडिपेंडेंट होता है और इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, नीदर प्रोड्यूस नोर प्रोड्यूसिंग है। मतलब क्या है कि हम पुरुष को क्रिएट नहीं करते हैं, पुरुष भी कोई चीज़ यहाँ पे क्रिएट नहीं करता है, पर पुरुष के प्रेजेंस से प्रकृति का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम प्रकृति में बात करते हैं। ठीक है, तो पुरुष क्या है, कॉन्शियस है यहाँ पे। ठीक है, पुरुष इट सेल्फ डजेंट इवॉल्व, पर इवोल्यूशन प्रकृति में होता है। पुरुष क्या है, कॉन्शियस प्रिंसिपल है, लेकिन वो एक्टिवली यहाँ पे यूनिवर्स क्रिएट नहीं करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसकी प्रेजेंस के कॉन्टेक्स्ट में प्रकृति का इवोल्यूशन यहाँ पे अनफोल्ड होता है। फाइन, तो यहाँ पे पुरुष की प्लूरलिटी की भी बात आती है, ये प्लूरल होता है।
मतलब पुरुष सिर्फ एक नहीं होता है, मल्टीप्लिसिटी होता है यहाँ पे, प्लूरैलिटी ऑफ पुरुषेस होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लाइक डिफरेंट डिफरेंट जो इंडिविजुअल कॉन्शियस सेल्फ्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एक चीज़ के अंदर, ठीक है। तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर इसका इम्प्लीकेशन देखें तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे आ जाता है, ठीक है। तो हर लर्नर को एक इंडिविजुअल कॉन्शियस सेल्फ के पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी। फाइन। फिर आता है प्रकृति। तो प्रकृति अब अल्टीमेट दूसरा अल्टीमेट प्रिंसिपल हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रकृति को। और प्रकृति को हम प्रीमोडियल नेचर या फिर हम कह सकते हैं कि मटेरियल प्रिंसिपल कह सकते हैं, ठीक है। ये मटेरियल प्रिंसिपल है और प्रकृति ही हमारा जो इवोल्यूशन का पार्ट प्ले करता है, ठीक है, रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो अगर पुरुष को हम कॉन्शियसनेस समझ रहे हैं तो प्रकृति को यहाँ पे ब्रॉडली मटेरियल या फिर नेचुरल प्रिंसिपल यहाँ पे आप मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रकृति की मैनिफेस्ट यहाँ पे मटेरियल यूनिवर्स के इवोल्यूशन के बेसिस है। फाइन। तो यहाँ पे एवरीथिंग जो भी मटेरियल है वो अल्टीमेटली प्रकृति से ही इवॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। और प्रकृति जो होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, यहाँ पे इसमें तीन गुणस होते हैं। कौन कौन से तीन गुणस होते हैं यहाँ पे? तीन गुणस आपका आ जाता है, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। तीन गुणस यहाँ पे प्रकृति का होता है, सत्व रजस तमस। तो इनको तीन क्वालिटीज बोल के आपको रटना नहीं है, ठीक है। तो ये प्रकृति की फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो आपको ध्यान में रखनी है कि प्रकृति जो है ये तीन गुणस से मिलकर के बनता है, सत्व रजस तमस, ठीक है। तो सत्व में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सत्व यानी कि किसके साथ रिलेटेड है? सत्व बेसिकली आपका प्योरिटी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। प्योरिटी कह लीजिए, आप हार्मनी कह लीजिए, ठीक है, हार्मनी, या फिर आप नॉलेज कह लीजिए, ठीक है। इन सब के साथ ये रिलेटेड है, जॉय कह लीजिए, ठीक है। सत्व इन सब के साथ रिलेटेड है। तो आपका जो प्रकृति है, जब आप प्योरिटी हार्मनी शो करते हैं, नॉलेज शो करते हैं, जॉय शो करते हैं, तो उस वक्त आपके अंदर सत्व गुणों सत्व जो गुण है वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। वहीं पे रजस गुण क्या होता है? रजस गुण में आप रजस जनरली एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, और या फिर आप कह लीजिए मूवमेंट के साथ, जो भी काइनेस्थेटिक थिंग्स हैं, ठीक है। डायनामिज्म कह लीजिए या फिर एक्साइटमेंट कह लीजिए, ठीक है। समटाइम्स यू कैन रिलेट इट एज रेस्टलेसनेस एज वेल, ठीक है। रेस्टलेसनेस कह लीजिए। तो ये जो रेस्टलेसनेस है, एक्टिविटी है, मूवमेंट है, काइनेस्थेटिक चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें रजस में आता है। जब आप एक्टिव होते हैं तब आपके अंदर रजस गुण का डोमिनेंस वहाँ पे ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। तो सिंपली याद रखना है, रजस एक्टिविटी प्लस मूवमेंट के जैसा, ठीक है। तो एक स्टूडेंट बहुत एनर्जेटिक है, कंटिन्यूसली एक्टिव है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो रेस्टलेस भी है, तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि जो रजस के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे शो कर रहा होता है वो लर्नर, ठीक है। वहीं पे तमस आ जाता है। तमस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे? कि तमस जो है वो एसोसिएटेड होता है इनर्शिया के साथ, कह लीजिए लेजीनेस के साथ, लेथर्जिकनेस के साथ, ठीक है, हैवीनेस के साथ। फाइन, हैवीनेस, या फिर आप मान लीजिए डार्कनेस के साथ, रेजिस्टेंस के साथ किसी बात को लेके, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। तो तमस गुण जो होता है ये काफी ऑब्स्ट्रक्टिव नेचर का होता है। जब आप ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं तब आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपका जो तमस गुण है वो एक्टिव चल रहा है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पुरुष एंड प्रकृति बनता है। तो पुरुष प्योर कॉन्शियसनेस से इटर्नल है, अनचेंजिंग है, इनएक्टिव होता है, और प्लूरलिटी ऑफ पुरुषस हम देखने को मिलता है हमें। और प्लूरलिटी कह लीजिए, मल्टीप्लिसिटी कह लीजिए, ठीक है। फाइन। वहीं पे प्रकृति जो है वो मटेरियल सेल्फ के बारे में बात करता है, और प्रकृति कंसिस्ट ऑफ थ्री गुणस, जो कि सत्व रजस और तमस होता है। सत्व रिलेटेड टू प्योरिटी एंड नॉलेज, रजस एक्टिविटी एंड मूवमेंट, तमस रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, डार्कनेस, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। फाइन। फिर आता है तीन गुणस के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ तीन गुणस, जो थ्री गुणस है उनके बीच में हमें किस तरह से बैलेंस रखनी है। तो प्रकृति की जो ओरिजिनल या फिर हम मान लीजिए कि अनमेनिफेस्ट स्टेट है, उसमें तीन गुणस होते हैं, ठीक है, सत्व रजस तमस। तो उसमें इक्विलिब्रियम होता है पहले से।
जब गुणज बैलेंस्ड होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, तो प्रकृति अनमैनिफेस्टेड होता है। ठीक है, अनमैनिफेस्टेड होता है जब इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी होता है। पर फिर क्या होता है ना, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, फिर वहां से हमारा इवोल्यूशन बिगिन होता है। ठीक है, तो जो सोर्स मटेरियल है उसको अगर कोई डिस्टरबेंस होता है, वो डिस्टरबेंस किससे होता है? पुरुष से होता है। ठीक है, तो पुरुष अपने इवोल्यूशन का पार्ट नहीं है, पर पुरुष की जो प्रॉक्सिमिटी है उसके थ्रू हमारे प्रकृति में क्या होता है? इवोल्यूशन यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, तो पुरुष की जो प्रॉक्सिमिटी है उसके थ्रू हमारा प्रकृति का इवोल्यूशन यहाँ पे हो रहा होता है। फाइन, तो पुरुष की प्रॉक्सिमिटी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हम प्रकृति के इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी को अगर आप सीक्वेंस में याद रखेंगे तो ये किस तरह से आप होगा कि गुणज में इक्विलिब्रियम था पहले, प्रकृति अनमेनिफेस्टेड था, है ना, फिर इक्विलिब्रियम में आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और फिर वहां से हमारा इवोल्यूशन बिगिन होता है, शुरुआत होता है इवोल्यूशन का। ठीक है, तो यहीं से आपका आ जाता है सांख्य थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, सांख्य थियरी ऑफ इवोल्यूशन, तो सांख्य थियरी ऑफ इवोल्यूशन ये क्या कहता है? जनरली आपका थियरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो यूनिवर्स किस तरह से इवोल्यूट हुआ उसके सराउंडिंग ये इवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो सांख्य के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है वो ग्रेजुअली प्रकृति से इवॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है कि पुरुष यूनिवर्स को एक्टिवली क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, पुरुष कॉन्शियस प्रिंसिपल है, प्रकृति इवॉल्व होता है, प्रकृति इवॉल्व होती है। ठीक है, बेसिक सीक्वेंस अगर आप बात करो तो प्रकृति, प्रकृति से फिर हमारा इवोल्यूशन होता है, पहला इवोल्यूशन जो महत या फिर इंटेलेक्ट कह लीजिए, आप बुद्धि कह लीजिए। ठीक है, महत से फिर हमारा आता है अहंकार। ठीक है, अहंकार, अहंकार से फिर हमारा इवोल्यूट होता है माइंड का, लाइक मनस कह लीजिए, माइंड। फिर हमारे सेंसेस का यहाँ पे इवोल्यूशन होता है, फिर हमारे कुछ सबल एलिमेंट्स का यहाँ पे इवोल्यूशन होता है, और इसके साथ साथ हमारा ग्रोस एलिमेंट्स का भी यहाँ पे इवोल्यूशन होता है। ठीक है, फिर हमारा जो यूनिवर्स होता है वो मैनिफेस्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कौन कौन से चीज़ का किस तरह से यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले प्रकृति, लाइक प्रकृति पुरुष के प्रॉक्सिमिटी से इवॉल्व करता है। ठीक है, प्रकृति जब इवॉल्व करती है उसका बेसिक सीक्वेंस क्या होता है? पहले लाइक प्रकृति इवॉल्व होती है और पहला इवोल्यूशन किसका होता है? पहला इवोल्यूशन आता है हमारा बुद्धि का, इंटेलेक्ट का। ठीक है, इंटेलेक्ट इवोल्यूट करता है, इवोल्यूट करने के बाद हमारा दूसरा फेज में अहंकार डेवलप होता है, अहंकार के बाद माइंड, सेंसेस, सबल एलिमेंट्स डेवलप होते हैं, फिर ग्रोस एलिमेंट्स भी यहाँ पे डेवलप हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला आता है आपका महत, जो कि आप इंटेलेक्ट मान लीजिए। ठीक है, प्रकृति का पहला इवोल्यूशन है ये। तो महत को बुद्धि या फिर इंटेलेक्ट के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बुद्धि का रिलेशन किस किस चीज़ों के साथ होता है? इंटेलिजेंस के साथ होता है ना। इंटेलिजेंस मान लीजिए, अंडरस्टैंडिंग मान लीजिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटिव डिसीजन लेना। ठीक है, जजमेंट देना, डिसीजन मेकिंग करना। ठीक है, इन सब के साथ महत यहाँ पे रिलेटेड होता है। तो एजुकेशन में बुद्धि ओबियसली इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज जो लर्नर होता है, लर्नर को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन और डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप करनी होती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट महत इज इंपॉर्टेंट, तो ये जो इवोल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, महत से निकलता है हमारा अहंकार। ठीक है, अहंकार, अहंकार मान लीजिए। ठीक है, अहंकार में क्या होता है कि अहम मतलब सेल्फ वाला जो चीज़ है, ठीक है, आई वाला जो फीलिंग है वो यहाँ पे आ जाता है अहंकार से। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरह से ईगो सेंस आ जाता है। ठीक है, ईगो सेंस मतलब आई वाला फीलिंग। देखिए, महत में आपका आता है क्या कि आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई डिसाइड, इस तरह से चीज आती है। पर अहंकार में आपका आता है आई एम, मैं ही हूँ जो हूँ। ठीक है, आई एम वाला चीज आता है, तो वो होता है अहंकार। तो ये डिस्टिंक्शन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर फर्दर हमारा इवोल्यूशन होता है और फर्दर इवोल्यूशन के साथ हमारे 25 तत्वस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, 25 तत्वस यहाँ पे बनते हैं, और कह लीजिए 25 तत्व का एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बन रहा होता है। ठीक है, ये 25 तत्व आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। फाइन, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आपका आ जाते हैं पांच
पांच आपके ज्ञानेंद्रिय होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी जे लिखते हैं वैसे तो ज्ञानेंद्रियस, ठीक है। पांच ज्ञानेंद्रियस, पांच आपका कर्मेंद्रियस होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे पांच तन्मात्रास आते हैं, ठीक है। तन्मात्रास या फिर आप सबल एलिमेंट्स कह लीजिए, सबल एलिमेंट्स। और फिर आपका पांच ग्रॉस एलिमेंट्स या फिर आपका महाभूतस आ जाता है, ठीक है। सबल एलिमेंट और ये ग्रॉस एलिमेंट्स, फाइन। पांच ज्ञानेंद्रियस मतलब सेंस ऑर्गन, लाइक परसेप्शन के जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन। फिर ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, फिर सबल एलिमेंट्स एंड फिर ग्रोस एलिमेंट्स, चार चीजें यहाँ पे आ जाते हैं। तो पांच ज्ञानेंद्रियज आपको पता है कौन कौन से हैं? आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। ये आपके पांच ज्ञानेंद्रियज होते हैं। वहीं पे आपके पांच कर्मेंद्रियज क्या क्या होते हैं? लाइक स्पीच, हैंड्स, फीट, एक्सक्रेटरी ऑर्गन और रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, ठीक है। इतना आपके पंच कर्मेंद्रियस होते हैं। फिर आपके आते हैं तन्मात्रास या फिर सबल। तो सबल में आपके आ जाते हैं साउंड, टच, फॉर्म या फिर कलर, टेस्ट और स्मेल। फिर आता है आपका ग्रॉस। ग्रॉस में महाभूतस जो हैं ये आ जाते हैं, लाइक आकाश, आकाश यानी कि स्पेस, वायु, वायु यानी कि एयर, अग्नि यानी कि फायर, आप यानी कि वाटर, और पृथ्वी यानी कि अर्थ, ठीक है। तो पंच महाभूतस में आ जाता है स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ। तो इतना चीज आपको इवोल्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए, किस किस तरह से चीजें इवोल्यूट कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइक बेसिक एग्जांपल अगर दें कि किस तरह से इवोल्यूशन शुरुआत होती है, तो मान लीजिए कि एक सीड है, ठीक है। सीड जो है इसके अंदर पहले से पोटेंशियलिटी है कि ये एक प्लांट को ग्रो कर सकता है, ठीक है। ये एक प्लांट को ग्रो कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये नथिंग से लेके एक प्लांट वो ग्रो कर दिया, नहीं, उसके अंदर वो पोटेंशियलिटी ऑलरेडी था, है ना। तो इसी को लेके हमारा शुरुआत होता है थियोरी ऑफ कॉजेशन का, थियोरी ऑफ कॉजेशन। यानी कि सिंपली अगर कहें तो कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है। और सांख्य बिलीव करता है सत्कार्यवाद के साथ, सत्कार्यवाद के साथ। दो चीज होते हैं, एक तो है सत्कार्यवाद और एक होता है असत्कार्यवाद, ठीक है। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ठीक है। तो सत्कार्यवाद का जो सेंट्रल आइडिया होता है वो किस तरह से होता है ना, जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी कॉज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द कॉज इन अ लाइक पोटेंशियल फॉर्म बिफोर इट बिकम्स मैनिफेस्टेड। तो मैनिफेस्ट होने से पहले वो ऑलरेडी कॉज के अंदर अवेलेबल था। जैसे कि सीड था, सीड के अंदर पोटेंशियलिटी ऑलरेडी था कि वो प्लांट डेवलप कर सके। प्लांट सडनली एब्सोल्यूट नथिंग से यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है ना। तो सीड में प्लांट की पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट थी। दैट मीन्स कि इफेक्ट जो है वो प्री एग्जिस्टेंट था, ठीक है। इफेक्ट जो है वो प्री एग्जिस्टेंट था इन द कॉज। तो सांख्य इसी पोजीशन को यहाँ पे सत्कार्यवाद कहता है, और सांख्य सत्कार्यवाद को यहाँ पे बिलीव करता है। इसको आपको पक्का याद रखनी है, ठीक है। सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद में क्या होता है? ये बोलता है कि असत्कार्यवाद में ऐसा कोई कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। तो असत्कार्यवाद में अ, जो इफेक्ट होता है वो नई चीज पूरा इवोल्यूट होता है उसमें से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीड के अंदर पोटेंशियलिटी पहले से था, वो एब्सोल्यूट नथिंग से पैदा हुआ है। पर प्रैक्टिकली अगर सोचे तो वो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये असत्कार्यवाद हमारा कहता है कि इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज। इफेक्ट को न्यू प्रोडक्शन माना जाता है, ठीक है, असत्कार्यवाद में। असत्कार्यवाद पे बिलीव नहीं करता है सांख्य, सत्कार्यवाद पे बिलीव करता है। इतना आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जो सांख्य फिलोसफी के साथ रिलेटेड है वो आता है आपका परिणामवाद।
ठीक है। परिणाम, परिणामवाद मतलब क्या है? सी सांख्य कॉजेशन को एक और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे रिलेट करता है जिसका नाम है परिणामवाद। अभी परिणामवाद कहाँ से आता है? परिणाम से आता है। ठीक है। परिणाम का मतलब क्या होता है? लाइक नॉर्मल हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है। परिणाम का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह से। तो इफेक्ट इज अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉज। तो जो इफेक्ट होता है वो कॉज का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस तरह से माना जाता है सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग। परिणामवाद भी यहाँ पे एक्सेप्ट लाइक एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो यूनिवर्स को प्रकृति की रियल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं इवोल्यूशन के रूप में यहाँ पे समझा जाता है। ठीक है। तो इसलिए दो टर्म्स को यहाँ पे याद रखना है। सांख्य किस पे बिलीव करता है? सत्कार्यवाद पे बिलीव करता है, और परिणामवाद पे यहाँ पे बिलीव कर रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन सांख्य एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अब एक लाइक कंप्लीट अगर इवोल्यूशन के बारे में देखा जाए तो किस तरह से होता है? तीन गुणज, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होता है जब तक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। जब इक्विलिब्रियम इसका बिगड़ता है, जब इक्विलिब्रियम इसका बिगड़ता है पुरुष की प्रॉक्सिमिटी से, तब क्या होता है? इवोल्यूशन बिगिन करता है। ठीक है। इवोल्यूशन बिगिन किया, इवोल्यूशन से क्या आया? महत्व आया। ठीक है। फिर क्या आता है? अहंकार आता है, अहंकार मान लीजिए। ठीक है। अहंकार के बाद क्या आता है? मनस आता है, यानी कि माइंड। मनस, सेंसस, ठीक है, तन्मात्रास यानी कि सबल एलिमेंट्स, और ग्रोस एलिमेंट्स यानी कि महाभूतस, पंच महाभूतस यहाँ पे आते हैं। और फिर हमारा यूनिवर्स यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है। ठीक है। यूनिवर्स हमारा यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है। ठीक है। तो पुरुष डज नॉट इवॉल्व बट प्रकृति इवॉल्व्स। यहाँ पे 25 तत्व जो हैं ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेट्स सी कि पर्पस क्या है इवोल्यूशन का। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पर्पस क्या है इवोल्यूशन का, है ना? तो प्रकृति इवॉल्व क्यों होती है? तो सांख्य के फ्रेमवर्क में इवोल्यूशन के दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइक पर्पसेस माने जाते हैं। ठीक है। क्या क्या? भोग, और दूसरा आता है आपका अ, अपवर्ग, या फिर कह लीजिए कैवल्य। ठीक है। अपवर्ग या फिर कैवल्य मान लीजिए। तो यहाँ पे भोग का मतलब क्या होता है? अ, भोग करना, एक्सपीरियंस करना, इंजॉयमेंट करना। ठीक है। एक्सपीरियंस लेना, इंजॉयमेंट मान लीजिए। ठीक है। कौन इंजॉयमेंट करता है? बाई पुरुष। ठीक है। पुरुष यहाँ पे भोग करता है, एक्सपीरियंस करता है, इंजॉयमेंट करता है। ठीक है। तो वहीं पे अपवर्ग या फिर कैवल्य, ये क्या है? ये लिबरेशन होता है। ठीक है। लिबरेशन ऑफ पुरुष। ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पे पर्पस है इवोल्यूशन का। एक तो है पुरुष का एंजॉयमेंट, और दूसरा है पुरुष का लिबरेशन। ठीक है। यानी कि प्रकृति का इवोल्यूशन यहाँ पे अल्टीमेटली पुरुष को यहाँ पे एक्सपीरियंस और इवेंचुअली लिबरेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर सांख्य और ईश्वर, ये दो चीज़ों लाइक ये दोनों में किस तरह से रिलेशन यहाँ पे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो क्लासिकली अगर देखें सांख्य में, क्लासिकली सांख्य में जनरली निरईश्वर कह सकते हैं, नॉन थेइस्टिक यहाँ पे सांख्य के रूप में हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। नॉन थेइस्टिक, नॉन थेइस्टिक यानी कि निरईश्वर। इट डजंट रिक्वायर ईश्वर एज नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो कौन सी चीज़ों का नेसेसरी एक्सप्लेनेशन के लिए ईश्वर का होना ज़रूरी नहीं है इनके लिए? क्रिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए, कॉजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। ये यहाँ पे गॉड का बिलीफ ये नहीं करते हैं इसमें। ठीक है। तो यूनिवर्स को पुरुष प्लस प्रकृति के फ्रेमवर्क में ही ये एक्सप्लेन करते हैं। गॉड ने क्रिएट किया इस तरह से ये नहीं बोलते हैं, सांख्य फिलोसफी में ऐसा नहीं बोला जाता है। पर आस्तिक क्लासिफिकेशन जो है ये प्राइमरली वैदिक अथॉरिटी से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे गॉड के ऊपर वो बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो
सेम है, सांख्य आस्तिक, क्लासिकल सांख्य डज नॉट रिक्वायर ईश्वर। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे साइमल्टेनियसली करेक्ट हो सकते हैं। फाइन। तो सांख्य की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अगर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अब देखें, ठीक है, तो सांख्य के एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में यहाँ पे एजुकेशन का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में कहते हैं इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ यहाँ पे होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे प्रॉपर रहनी चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी डिसीशंस हम ले पाएँ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी डिसीशंस। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है उस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। फिर सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फंडामेंटल एजुकेशनल फॉर्मूला की अगर बात करें तो आप इतना चीज़ यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हैं एजुकेशन में किस लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो एट द एंड आपका लिबरेशन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, एट द एंड लिबरेशन कैबली यहाँ पे जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन यहाँ पे अल्टीमेटली लर्नर को पुरुष और जो प्रकृति है उसके डिफरेंस को समझना और फिर किस तरह से इवोल्यूशन होता है उसको समझना। फाइन। तो पर्टिकुलरली अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें यहाँ पे, वो आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आपका, तो सांख्य जो है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को होलिस्टिकली डेवलप करने की बात करता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये मानता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो डेवलपमेंट को यहाँ पे। तो एजुकेशन शुड फॉर टू डेवलप, डेवलपमेंट ऑफ आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल, फिर इंटेलेक्ट डेवलपमेंट, फिर बिहेवियरल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये सारा जो चीज़ें हैं आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में आ जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन शुड हेल्प ब्रिंग आउट द डेवलपमेंट ऑलरेडी इनहेरेंट इन द इंडिविजुअल, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसी चीज़ को कॉज एंड इफेक्ट के साथ भी रिलेट करके देखेंगे तो कितना वो मतलब अच्छा ग्रो कर रहा है एक इंसान, एक इंसान होलिस्टिकली डेवलपमेंट उसका कितना हो रहा है, उसके कॉज के अंदर ही उसका पोटेंशियलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको हमें आउट करनी है। और इफेक्ट जो हमें दिखाएगा वो कॉज के अंदर इनहेरेंटली होता है, मतलब एक लर्नर का जो पोटेंशियलिटी है वो उसके अंदर ऑलरेडी है, हमें उससे फ्लोरिश करके बाहर निकालनी होती है। ठीक है, तो एजुकेशन और नॉलेज इन दोनों चीज़ों को भी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन एंड नॉलेज। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉलेज का जो फाइनल पर्पस होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेशन करना नहीं होता है ना। तो नॉलेज शुड लीड टू विवेक, ये कहते हैं। विवेक यानी कि क्या होता है, विवेक का मतलब होता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर पाओ बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेशन कर पाओ। तो यहाँ पे लर्नर जो होता है वो ग्रेजुअली समझता है कि व्हाट इज मटेरियल वर्सेस व्हाट इज कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे पुरुष कॉन्शियसनेस होता है और प्रकृति मटेरियल होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक डांसर है, वो डांस कर रही है, ठीक है, और एक ऑडियंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑडियंस जो है, इसकी ऑडियंस के होने से ही तो ये डांस कर रहे हैं, है ना। तो ऑडियंस का जो प्रॉक्सिमिटी है यहाँ पे, मतलब ये ऑडियंस जो है ये यहाँ पे पुरुष के जैसा काम कर रहा है। पुरुष पुरुष की प्रॉक्सिमिटी के वजह से यहाँ पे ये जो डांसर हैं वो डांस कर रहे हैं। और ये डांसर जो है यहाँ पे, इसको आप प्रकृति में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे इवॉल्यूट कर रही है। ठीक है, तीन गुणज था, तीन गुणज था वो बैलेंस तरीके से था। ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ पुरुष डिसबैलेंस हुआ, इम्बैलेंस हुआ, उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, और फिर वहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है, वो उन्होंने डांस करना यहाँ पे शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति और पुरुष का रिलेशनशिप यहाँ पे होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें यहाँ पे, तो कुछ कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी जो होता है हमारा,
वो किस तरह से काम करता है? ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन से काम करता है, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन से काम करता है, मनस से काम करता है, यानी कि माइंड, ठीक है, मनस, माइंड से काम करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ये कोऑर्डिनेट करता है ना। और अहंकार जो है हमारा, ईगो या फिर आप सेल्फ सेंस कह लीजिए, इंडिविजुअल का यहाँ पे सेंस दे रहा होता है। बुद्धि जो है वो इंटेलेक्ट यहाँ पे होता है हमारा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करने के लिए मदद करता है हमें? डिस्क्रिमिनेशन करने में, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि डिस्क्रिमिनेटरी, यू नो, कौन सा सही है और कौन सा गलत चीज़ है वो। फिर जजमेंट करने में, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। ये सारी चीज़ों में हमारा ये जो सारे इवोल्यूटरी, इवोल्यूशनरी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो पुरुष प्योर कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट कॉन्शियस प्रिंसिपल है यहाँ पे। और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, कि एजुकेशन को लर्नर के डिफरेंट डिफरेंट डिमेंशंस को यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बॉडी, सेंसेस, मनस यानी कि माइंड, ठीक है, अहंकार, या फिर आप कह लीजिए बुद्धि, आप कह लीजिए, फिर जो उसका अपना कॉन्शियस, क्या ही लिख दिया, अच्छा ठीक है, कॉन्शियस सेल्फ जो होता है, ठीक है। इतने चीज़ों के बारे में आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करें अकॉर्डिंग टू सांख्य, वो क्या हो जाएगा? तो अल्टीमेट एम आपका लिबरेशन ही आता है यहाँ पे, कैवल्य कह लीजिए, मोक्ष कह लीजिए, ठीक है। तो ये लिबरेशन जो है ये डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज के थ्रू ही हमें अचीव होगी। तो लर्नर को रियलाइज होनी चाहिए कि पुरुष इज डिफरेंट फ्रॉम प्रकृति। इसी डिस्क्रिमिनेशन को हम विवेक भी कहते हैं, और अल्टीमेटली विवेक जो होता है वो कैवल्य को प्राप्त करने में हमें यहाँ पे फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट भी आपका थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। थ्री फोल्ड सफरिंग के बारे में यहाँ पे बात होती है। थ्री फोल्ड सफरिंग, तो थ्री फोल्ड सफरिंग कह लीजिए या फिर दुख त्रय कह लीजिए, ठीक है। तो दुख त्रय जो होता है ये भी यहाँ पे आता है। दुख यानी कि सफरिंग होता है, त्रय मतलब थ्री, थ्री होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का जो सफरिंग होता है, सफरिंग एक्सपीरियंस करता है ना, और सांख्य ये जो सफरिंग है इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ठीक है। सफरिंग को तीन कैटेगरीज में यहाँ पे सेपरेट करता है। पहला है आध्यात्मिक, और आज में आध्यात्मिक, फिर आदि भौतिक या फिर आदि भौतिक, फिर आदि दैविक, ठीक है। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो आध्यात्मिक में क्या होता है ना, सफरिंग अराइजिंग फ्रॉम सेल्फ और बॉडी और माइंड। जैसे कि आपका मान लीजिए फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम्स कह लीजिए या फिर मेंटल डिस्ट्रेस कह लीजिए, ठीक है। ये आता है आध्यात्मिक से, ठीक है। आध्यात्मिका एक सफरिंग का पार्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सांख्य, याद रखिए। फिर आदि भौतिक, आदि भौतिक में क्या होता है, ये जो सफरिंग होता है अराइजिंग फ्रॉम फोर्सेस बियॉन्ड ऑर्डिनरी ह्यूमन कंट्रोल, मतलब ट्रेडिशनली अंडरस्टूड एज की डिवाइन कह लीजिए, या फिर आप सुपर नेचुरल कह लीजिए, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। नेचुरल फोर्स से हमें यहाँ पे सफरिंग मिलते हैं, ठीक है। तो वो आपका आदि, आदि भौतिक में आता है। आदि दैविक में क्या आता है, बियॉन्ड ऑर्डिनरी ह्यूमन कंट्रोल आदि दैविक में आता है, ठीक है। आदि भौतिक यहाँ पे है, आदि दैविक यहाँ पे है, ठीक है। तो आदि भौतिक में सफरिंग जो होता है वो एक्सटर्नल मटेरियल बींग्स से आता है, मटेरियल बींग्स या फिर आप कह लीजिए एनवायरनमेंट से आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कोई भी सर्कमस्टांसेस हो रहा है यहाँ पे, या फिर अदर बींग्स से यहाँ पे सफरिंग अराइज होता है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेस से यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आता है, यहाँ पे है आदि दैविक। तो आदि दैविक में यहाँ पे अपने कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, बियॉन्ड ऑर्डिनरी कंट्रोल यहाँ पे होता है। मतलब कि आप कह लीजिए कि डिवाइन, या फिर नॉट पर्टिकुलरली डिवाइन, बट आप यहाँ पे एक तरह से नेचुरल फोर्सेस का सोच सकते हैं, ठीक है। नेचुरल फोर्सेस, तो सिंपली अगर याद रखनी है तो आध्यात्मिक यानी कि सेल्फ से आता है सफरिंग, ठीक है। और आदि भौतिक में एक्सटर्नल वर्ल्ड से आता है, और आदि दैविक में नेचुरल फोर्सेस से या फिर डिवाइन से आता है, ठीक है। फाइन। तो एजुकेशन किस तरह से हमें ये जो दुख त्रय है
उससे लिबरेट करने के लिए मदद कर सकता है। तो सांख्य के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखें तो एजुकेशन का पर्पस सिर्फ जॉब, इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट तक यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन क्या करता है, नॉलेज गेन करने में, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देने के लिए, जो हमारा विवेक है उसको डेवलप करने में, और सफरिंग को यहाँ पे फ्रीडम, लाइक सफरिंग से फ्रीडम दे करके हमें लिबरेशन के और यहाँ पे ले जाने की कैपेबिलिटी यहाँ पे एजुकेशन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी। मेथड्स ऑफ टीचिंग यहाँ पे रहेंगे आपका कि स्टडी स्टडी ऑफ अथॉरिटीज। मतलब क्या है यहाँ पे कि लर्नर जो है वो अथॉरिटेटिव फिलोसॉफिकल सोर्सेज को यहाँ पे स्टडी करता है। तो इम्पोर्टेंट बात आपका यह आता है यहाँ पे कि स्टडी शुड नॉट बिकम ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, आप अगर वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वेदास में जितने चीज़ें लिखा गया है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर फिर भी आपको ब्लाइंड ट्रस्ट यहाँ पे हर चीज़ का नहीं करना होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ आपने इनकाउंटर किया, तो उसको आप ब्लाइंडली यहाँ पे बिलीफ नहीं करोगे। यहाँ पे आपको ओपन माइंडेड सोच रखनी है, ओपन माइंड रखनी है, और फिर आपको रीजनिंग भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। रीजनिंग का आपको पता होगा, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों होता है, सिलोगिज्म भी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो रीजनिंग आपको यहाँ पे यूज़ करनी रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की भी, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब सांख्य जो है आ, ये ऑब्जर्वेशन, सेंसेस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इन तीनों को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। तो इसलिए जो लर्निंग है ये प्योरली वर्बल या फिर पैसिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि साइंस का क्लास है, साइंस की क्लास में टीचर जो है वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है कॉन्सेप्ट, उस तरह से नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट खुद चीज़ों को, लाइक इवेंट्स को ऑब्जर्व करे, एक्सपेरिमेंट करे, रिजल्ट देखे और कंक्लूजन को फिर समझे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। वहीं ये सपोर्ट करते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को भी, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल वर्क वगैरह, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर करिकुलम की बात करें सांख्य के अकॉर्डिंग, करिकुलम, तो करिकुलम का क्या पर्पज होनी चाहिए, हेल्दी फोकस होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड इंडिविजुअल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें नेचुरल साइंसेस रखनी है, प्रकृति की, लाइक प्रकृति को अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, है ना। फिर फिजिकल साइंसेस यहाँ पे रहनी चाहिए ताकि हम मटेरियल रियलिटी को भी समझ सकें। योगा यहाँ पे रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे नेचुरल साइंस रहेगा, फिजिकल साइंस रहना चाहिए, योगा रहना चाहिए ताकि हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव हो, डिसिप्लिन, कंट्रोल एंड मेंटल डेवलपमेंट वगैरह का सपोर्ट मिले, ठीक है। तो करिकुलम जो है शुड डेवलप बोथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डिमेंशंस, सारा होलिस्टिक ऑफ कोर्स, ठीक है। और एजुकेशन एक डिसिप्लिन की जैसा भी देखा जाता है इसमें, सांख्य फिलोसफी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ इम्पोज्ड है, सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन है। टीचर यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे यू नो पनिश करे और स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ फियर करे, इस तरह से नहीं होता है ना। तो डिसिप्लिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। तो एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन ये यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का लाइक अपना अपना प्रिंसिपल्स हैं, अपने थियोरीज हैं, सब कुछ है। तो ये एजुकेशन एज डिसिप्लिन भी यहाँ पे कैलकुलेट होता है, फाइन। तो यहाँ पे रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, टीचर का रोल यहाँ पे ऑफ कोर्स फैसिलिटेटर का रहेगा, ठीक है। फैसिलिटेटर रहेगा मतलब क्या है कि लर्नर का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अपना जो पोटेंशियल है वो अपना रियलाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजंस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे होता है, फाइन। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एजुकेशन, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसके बारे में भी यहाँ पे बात हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो डिमेंशन है सांख्य का उसको यहाँ पे कवर कर लिया है, फाइन। तो यहाँ पे अगर एक समरी की बात करें, लाइक यू नो
फास्टेस्ट समरी की बात करें तो कपिल कपिल मुनि जो हैं उनको रिलेट करी जाती है सांख्य के साथ। ठीक है, सांख्य आस्तिक स्कूल है। सांख्य डुअलिस्टिक रियलिज्म पर बिलीव करता है। दो रियलिटीज हैं यहाँ पे, पुरुष और प्रकृति। पुरुष यहाँ पे प्योर कॉन्शियसनेस माना जाता है, वहीं पे प्रकृति जो होता है वो नेचुरल प्रिंसिपल होता है, मटेरियल सेल्फ होता है। और प्रकृति में तीन गुणस होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस जो होता है ये तीनों पहले बैलेंस्ड होते हैं जब पुरुष की प्रॉक्सिमिटी नहीं होती है। पहला इवोल्यूशन होता है डिस्टरबेंस के बाद बुद्धि का, इंटेलेक्ट का, यानी कि महत्व का। ठीक है, फिर आपका अहंकार आता है, अहंकार यानी कि ईगो सेंस। अहंकार के बाद फिर हमारे जो अदर चीज़ें हैं, ग्रोस एलिमेंट्स, देन तन्मात्रास वगैरह, मनस, ये सारा चीज़ें आते हैं और हर चीज़ को मिला के यहाँ पे 25 तत्व बनते हैं। सांख्य यहाँ पे सत्कार्यवाद पे बिलीव करता है, परिणामवाद पे बिलीव करता है। ठीक है, और पुरुष यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी भी शो करता है, सिर्फ एक अलोन चीज़ नहीं होता है यहाँ पे। क्लासिकल सांख्य में ईश्वर को नेसेसरी नहीं माना जाता है क्रिएशन के लिए। ठीक है, दुख त्रय की भी बात की है हमने, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आदि दैविक। ठीक है, फिर विवेक के बारे में बात किया। विवेक मतलब हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएं कि पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। अल्टीमेट एम के बारे में बात हुआ। अल्टीमेट एम का मतलब यहाँ पे हम लिबरेशन पाना चाह रहे हैं, कैवल्य है, मोक्ष है। ठीक है, टीचिंग मेथड्स यहाँ पे क्या क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल, एक्टिविटी बेस्ड, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होना चाहिए और स्टूडेंट जो है वो एक्टिव होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड और चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पे होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, डिसिप्लिन यहाँ पे सेल्फ इम्पोज होना चाहिए और एजुकेशन भी एज अ डिसिप्लिन यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर द की एग्जाम एसोसिएशन एम्फेसाइज्ड। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू सांख्य फिलोसफी। ठीक है, फिर देखते हैं कुछ अदर फिलोसफी से एज वेल। तो वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय बाय।